नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। अब चलिए, सरकार उनकी है, जिसको चाहें उसको सम्मान दे दें। प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके बेचारे, बड़ी इच्छा थी उनकी, लेकिन कम से कम भारत रत्न सम्मान मिल गया। तो ट्विटर पे और फेसबुक पे जो लगातार उनके मीम चलते रहते हैं, मुझे यही दिला दो, मुझे वही दिला दो, कम से कम वो बंद हो जाएंगे। भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा सम्मान, लाल कृष्ण आडवाणी को मिल गया। लेकिन ये सवाल दिमाग में आना लाजिम है कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया है जिसकी वजह से उनको भारत रत्न सम्मान मिला है। भारत रत्न सम्मान जिन लोगों को भी मिला है, उन्होंने अपने क्षेत्र में शानदार काम किया है, या फिर आजादी की लड़ाई में योगदान किया है, राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है। एक किस्सा सुनाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। बिल्कुल झूठा किस्सा है, ये जानने वाले सब जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है इस बात को कि जवाहरलाल नेहरू को ये जो भारत रत्न था, ये देने का जो फैसला था, वो मंत्रिमंडल ने तब किया था जब जवाहरलाल नेहरू देश के बाहर थे, और इसको लीड कर रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैसला उनका था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया जाए। लौटकर जब नेहरू जी आए तो उन्होंने काफी मना किया, उन्होंने कहा नहीं, ये उचित नहीं होगा। लेकिन मंत्रिमंडल का जिस तरह का दबाव था और राष्ट्रपति जिस तरह से कह रहे थे, वो नहीं कर सके। और जवाहरलाल नेहरू तो थे भारत रत्न, भारत निर्माता थे। जब देश गुलाम था तो लंबी लड़ाई लड़ी थी, 10 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारे थे, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता थे। और जब देश आजाद हुआ तो इस देश का नवनिर्माण किया। इतनी संस्थाएं बनाई जितनी शायद उनके बाद किसी और को बनाने का मौका भी नहीं मिला। जिस बड़ी संस्था में जाते हैं आप, वो सारी संस्थाएं या तो नेहरू के समय बनी हैं और या फिर नेहरू ने उनकी नींव डाली है। विज्ञान की संस्थाएं हो, आईआईटी हो, एम्स हो, जो भी आप नाम लें, नेहरू जी ने बनाया था। तो नेहरू जी तो भारत रत्न थे ही। आज कोई चाहे उनको कितनी भी गाली दे दे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या बनाया है इस देश में, ऐसा कौन सा काम किया है जिसके चलते उनको भारत रत्न दिया जाए। जब लाल कृष्ण आडवाणी को आप याद करते हैं तो सिर्फ एक घटना याद आती है, वो ये कि उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। वही रथ यात्रा जिसमें उनकी सारथी की भूमिका में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस रथ यात्रा ने देश को क्या दिया? दंगे, दंगे और दंगे। देश भर में दंगे हुए, देश भर में लोग मारे गए, पूरा देश सांप्रदायिकता से विषाक्त हुआ। अगर इसी पर भारत रत्न देना है तो नाथूराम गोडसे को भी एक भारत रत्न दे ही देना चाहिए। अब शर्म किस बात की है? अब आपकी सरकार है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो फिर अगर आडवाणी को मिल सकता है तो नाथूराम गोडसे को क्यों नहीं? उनको भी आप भारत रत्न दे दीजिए। यह हम भारतवासियों का रत्न नहीं है, यह सरकार का रत्न है। आप जिसको चाहें उसको बांटें। लेकिन चूंकि मैं इतिहास पढ़ता लिखता रहता हूं, इतिहास पर बात करता रहता हूं, देश भर में इतिहास पर अलग अलग जगहों पर जाकर बोलता हूं, अपने चैनल पर भी अक्सर इतिहास पर बोलता हूं, तो मैंने सोचा कि लाल कृष्ण आडवाणी का थोड़ा सा इतिहास खंगाल लिया जाए। इतिहास मतलब उस दौर का भी, उनके उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने से पहले का भी इतिहास। 90 के दशक में रथ यात्रा निकालकर पूरे देश को दंगों में झोंक देने से पहले का भी जरा सा इतिहास मैंने सोचा उनका ढूंढ के निकाला जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी हैं कौन। वैसे तो बहुत जगहों पर उनका रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी एक जीवनी लिखी है, और यह जीवनी अच्छी खासी मोटी है, काफी बड़ी जीवनी है, बड़े खूबसूरत तरीके से छपी है। और इस जीवनी में लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद बहुत सारे तथ्य दिए हैं। इस जीवनी का नाम उन्होंने दिया है माई कंट्री माई लाइफ। यह हिंदी में भी प्रकाशित है, हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। जो लोग मेरे फैक्ट्स चेक करना चाहें वो हिंदी या अंग्रेजी कहीं से भी चेक कर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म कराची के एक बेहद अमीर बिजनेसमैन परिवार में पैदा हुआ था। उनके चाचा लोगों में से कोई अधिकारी था। सारे लोग या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे या फिर बिजनेसमैन थे। तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। और पैदा होना अपनी चॉइस नहीं होती है, तो वहां पैदा हुए थे। बचपन पूरी अमीरी में गुजरा। इसमें बाकायदा फोटोज हैं, जिन फोटोज को देख के समझ में आता है कि बचपन उनका अच्छी खासी अमीरी में गुजरा।
वहां के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने गए। जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने जनता गवर्नमेंट में, तब भी वो वहां पे गए थे, बाद में भी वहां गए थे, और अपने जो क्रिश्चियन टीचर्स थे, ईसाई जो उनके शिक्षक थे, उनके साथ जो फोटोज उन्होंने खिंचाई हैं वो इस किताब में लगी हुई हैं। अब जब पढ़ना मैंने शुरू किया तो मालूम चला उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि मैंने जून 1942 में, जून 1942 में, यानी कि 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया। यह जून 42 कौन सा टाइम था? अगस्त 42 में देश में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आप जानते हैं हेमू कलानी जो आडवाणी की तरह ही सिंधी थे, वो 1942 के इस शानदार आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। इसके अलावा भी कराची में बड़ी संख्या में सिंधी लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी 14 साल की उम्र में आरएसएस में तो शामिल हो गए, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो एकदम शामिल नहीं हुए। बताते हैं कि उस समय, जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय कॉलेज चूंकि सारे बंद हो गए, तो मुझे पढ़ने की आदत पड़ गई और मैं लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने ये नॉवेल पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा। यानी जब सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो आरएसएस के मेंबर बन चुके थे, वो चुपचाप अपने शानदार घर में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। पूरी आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। और यह बात यह भी बताती है, जो हम बार बार कहते हैं उसको सिद्ध करती है, कि 1942 के आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी या फिर आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। वाजपेयी जी गलती से फंस गए थे, मैंने बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। और फंसने के बाद जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो वाजपेयी जी ने तुरंत माफी मांग ली और उन लोगों के नाम बता दिए जो 1942 के आंदोलन का उनके इलाके में नेतृत्व कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता, एक आडवाणी जो 1942 के आंदोलन में अपने आलीशान घर में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच मिस कर रहे थे, क्रिकेट का उनको बड़ा शौक था, क्रिकेट मैच मिस कर रहे थे, कॉलेज मिस कर रहे थे। और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जो 1942 के आंदोलन में गलती से पकड़े गए तो तुरंत माफी मांग ली और अपने उन साथियों का नाम बता दिया जो आजादी की लड़ाई में शामिल थे। मजेदार बात यह है कि वाजपेयी के बड़े भाई को तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बाकायदा सम्मानित भी कर दिया, उसको सम्मानित कर दिया जिसने उस लड़ाई में तो कोई हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन गलती से पकड़े जाने पर तुरंत माफी मांगकर अपने साथियों का नाम उगल दिया था। खैर, तो यह बात आडवाणी अपनी किताब में बताते हैं कि जून 1942 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और वहां पर एक पंक्ति लिखते हैं, जिन्ना वाज एनिग्मा टू मी। दरअसल वो बता रहे हैं कि कौन कौन से नेता कराची में आ रहे थे, उसमें जिन्ना का नाम लेके उनको एनिग्मा कहते हैं, यानी जिन्ना से उनको बड़ी दिक्कत थी। अब ये अलग बात है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे जिन्ना की कब्र पर जाकर उनकी तारीफें की उन्होंने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये बात की बात है। अब इसके बाद वो विभाजन की बात करते हैं। विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हुए मुस्लिम लीग के ऊपर काफी सारे आरोप लगाते हैं। गांधी जी को इस आरोप से मुक्त कर देते हैं, उसके लिए लोहिया की किताब का उदाहरण लेते हैं। अब यह बड़ा मजेदार है, जिस लोहिया की किताब की वो बात कर रहे हैं और जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि गांधी जी तो विभाजन के जिम्मेदार नहीं थे। मजेदार बात यह भी है कि आज आरएसएस और बीजेपी का पूरा आईटी सेल फैलाता है कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। आडवाणी अपनी किताब में साफ साफ कहते हैं कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वो बाकी नेताओं को कंडेम करते हैं, नेहरू का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेने से रह जाते हैं वो, और बात करते हैं लोहिया की किताब की। लोहिया की किताब की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। ऐसा लगता है आरएसएस के लोग जो हैं, आडवाणी जी जो हैं, वो लोहिया की किताब शुरू के 5-6 पन्ने छोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि लोहिया अपनी किताब के आरंभिक पन्नों पर ही साफ साफ कहते हैं कि विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के बाद कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन जिम्मेदार हैं। तो ये
आडवाणी जी जो बहुत पढ़ते थे, मैं खुद जानता हूं, मैंने देखा है उनको आईआईसी की लाइब्रेरी में कई बार बहुत गहन अध्ययन करते हुए, और पढ़ाकू वो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी करने का जो मजा है वो आडवाणी जी नहीं छोड़ते हैं। जो अपने काम का है वो ले लो, और जिसमें अपनी आलोचना हो रही हो वो छोड़ दो। तो लोहिया जी से बड़ी दोस्ती वगैरह बताते हैं वो, लोहिया के किताब की बात के आधार पर नेहरू के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। पहला दूसरा पन्ना जो शुरुआती है वो छोड़ जाते हैं, जिसमें लोहिया ने सीधे सीधे कहा था कि भारत के विभाजन के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो मुस्लिम लीग के साथ साथ आरएसएस और हिंदू महासभा भी हैं, जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाई। आडवाणी जी इस बात को कोट करना भूल जाते हैं। आडवाणी जी इस बात को भूल जाते हैं कि भारत के विभाजन की जिम्मेदारी तो बाद में तय की जाएगी, लेकिन भारत की आजादी के लिए जिम्मेदार कम से कम आरएसएस और वो नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जीवनी में साफ साफ समझ में आता है कि आजादी की किसी लड़ाई में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 1942 से लेकर 1947 तक न कभी वो जेल गए थे, न कभी थाने में बिठाए गए थे, न कभी किसी आंदोलन में गए थे। कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी, कोई ऐसा लेख भी नहीं लिखा था जिससे यह लगे कि आजादी की लड़ाई में वो किसी तरह से शामिल हैं। तो इनकी किताब पढ़ते हुए, आडवाणी की किताब पढ़ते हुए, इसीलिए मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा हूं, किसी और को कोट करता तो आप कहते कि आप किसी ऐसे आदमी को कोट कर रहे हैं जो कांग्रेसी है, जो वामपंथी है। ना, मैं कोट कर रहा हूं लाल कृष्ण आडवाणी को, उनकी अपनी जीवनी माई कंट्री माई लाइफ से, जहां वो एक बात तो खुद ही साफ कर देते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके पहले उन्होंने या उनके संगठन आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में किसी तरह से हिस्सा नहीं लिया। यानी भारत रत्न जो उनको दिया गया है उसमें कम से कम आजादी की लड़ाई में उनके हिस्सा लेने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों में से नहीं है। एक दिन भी जेल नहीं गए, एक दिन भी थाने में नहीं बिठाए गए, एक दिन भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे आदमी को भारत रत्न दिया गया नंबर 1। हां, एक बात और बड़ी मजेदार है, मैंने आपको बताया कि आडवाणी ने लिखा है इस बात को कि महात्मा गांधी अंत तक विभाजन के लिए तैयार नहीं थे, विभाजन के लिए उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि महात्मा गांधी की जो बात उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उसके बारे में वो लिखते हैं, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ हिज पर्सनालिटी। उनके व्यक्तित्व की अनंतिम ईमानदारी, यानी कि बिल्कुल ईमानदार, एब्सोल्युटली ईमानदार थे महात्मा गांधी, और उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो पूरी तरह से शुद्ध था। ये भी लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन दिनों दिन रात, और आरएसएस के कुछ चमचे दिन रात गांधी के खिलाफ गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, गांधी के खिलाफ घटिया बातें करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उन गांधी के बारे में लिखते हैं कि वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट थे और उनकी पर्सनालिटी जो थी वो एब्सोल्युटली प्योर थी, शुद्ध थी। आप सोच के देखिएगा कि अभी जो आरएसएस है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, वो आडवाणी के कहे को भी गलत साबित कर रहा है। दरअसल आडवाणी या बाकी लोगों ने गांधी को बड़े करीब से देखा था। आरएसएस में रहने के बावजूद, उनके आलोचना के बावजूद वो गांधी को जानते थे। और एक और बात, चूंकि गांधी हत्या में आरएसएस का नाम आया था, चूंकि गांधी हत्या के बारे में आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था, तो ये लोग बार बार साबित करते हैं कि जी हम तो गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे, हम कैसे गांधी को मार सकते हैं। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये भी उन्हीं के किताब से कोट करके आपको बताता हूं। गोडसे का जिक्र कैसे नहीं आएगा, गांधी हत्या का जिक्र आया है तो गोडसे का जिक्र तो आएगा ही। तो गोडसे का जिक्र करते हुए, गोडसे की आलोचना करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है कि वो आरएसएस का मेंबर तो था, लेकिन कई साल पहले उसने आरएसएस छोड़ दिया था। अब मैं आपको बताऊं कि नाथूराम गोडसे का जो भाई था, जो नाथूराम गोडसे के साथ गांधी हत्या में गिरफ्तार हुआ था, जब वो बाहर निकला तो उसने बाकायदा बयान दिया था कि हम आरएसएस से कभी अलग हुए ही नहीं। हालांकि आडवाणी जी ने यह तो लिखा है कि वो हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था, इस बात से तो वो भी इंकार नहीं कर पाए हैं। ये कहा है कि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था, वो आरएसएस का भी मेंबर था, लेकिन उसने आरएसएस छोड़ दी थी।
अब नाथूराम गोडसे का सगा भाई जो उसके साथ गांधी हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, जेल गया था, जेल से रिहा होकर निकला तो कहता है कि हम आरएसएस से कभी अलग हुए ही नहीं थे। आडवाणी और पूरा आरएसएस यह दावा करता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस छोड़ चुका था। असल में आरएसएस की कोई मेंबरशिप तो होती नहीं है। आरएसएस का कोई भी आदमी जब पकड़ा जाता है तो कह दिया जाता है ये हमारे मेंबर ही नहीं थे। मेंबरशिप तो होती ही नहीं है, तो फिर ये कहना बड़ा आसान है कि गोडसे हमारा मेंबर था ही नहीं और दुनिया में कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि मेंबर था कि नहीं था, क्योंकि मेंबरशिप की कोई रसीद हो, मेंबरशिप कहीं मेंटेन हो, तब तो आप कह पाएंगे कि मेंबर था कि नहीं था। यहां तो मेंबरशिप मेंटेन होती नहीं है, सारा कुछ गोपनीय तरीके से होता है। और इसी में एक और बात है, आरएसएस के ऊपर सरदार पटेल ने जो प्रतिबंध लगाया था, हालांकि आडवाणी जी पटेल जी का नाम लेने से बचते हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगाया था लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि गृह मंत्री पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। और उसके बाद कहते हैं जब प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो कहते हैं हम बड़ी ईमानदारी से, सफाई से छूट के बाहर आ गए, हमारे ऊपर जो गलत आरोप लगा था उससे हम बाहर आ गए। पहली बात तो यह कि ऐसे बाहर नहीं आए थे, जानते आडवाणी जी भी हैं, बताएंगे नहीं आपको। बाहर आए थे, बाकायदा समझौता किया था गोलवरकर ने, और समझौता भी नहीं किया था, शर्तें रखी थी सीधे सीधे सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर। वो शर्तें ये थी कि आपका संगठन गोपनीय तरीके से काम नहीं करेगा, मेंबर्स की बाकायदा लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट पब्लिक की जाएगी, इस तरह की तमाम सारी शर्तें थीं। इन सारी शर्तों को मान के गोलवरकर बाहर आए थे। ये बात अलग है कि उसके कुछ वक्त बाद पटेल साहब रहे नहीं और गोलवरकर और आरएसएस ने वो शर्तें कभी निभाई नहीं, ये अलग बात है। लेकिन आडवाणी जी जब कह रहे हैं कि गांधी हत्या के बाद जब हमको बैन किया गया तो उस बैन से हम बड़ी सफाई से बाहर निकल आए, वो भी बात अधूरी है। ऐसे ही जब वो इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी में आरएसएस की भूमिका की बात करते हैं, तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि आरएसएस के लोगों ने कैसे माफिया मांग मांग कर रिहाइयां पाई थी। आरएसएस की तारीफ पे तारीफ करते जाते हैं, जनसंघ की तारीफ पे तारीफ करते जाते हैं, ये बताना भूल जाते हैं कि कैसे आरएसएस के बड़े बड़े नेता बाकायदा माफी मांग के बाहर निकल रहे थे। तो बड़ी सफाई से ये सारी चीजें बचाते हुए निकलते हैं, लेकिन कई बार चाह के भी नहीं बचा पाते हैं। और अब हम आ रहे हैं 1984 पर, और हम ये पा रहे हैं कि 1984 से पहले ना तो आजादी की लड़ाई में और ना आजादी मिलने के बाद आडवाणी जी ने कोई ऐसी भूमिका निभाई जिसको भारत रत्न का योग्य माना जा सकता है। अब सीधे आ जाइए 1984 पर। अब 1984 का नाम सुनते ही आपको सिख दंगे अगर याद आए तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिख दंगे याद ही आने चाहिए। और सिख दंगे क्या, मैं तो कहूंगा सिख नरसंहार था। जिस तरह से सिखों का नरसंहार देश के अंदर हुआ, उसको लेकर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो उसमें किसी को भी बचाने की कोशिश करे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। लेकिन यह शुरू कहां से हुआ? यह शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? स्वर्ण मंदिर में सेना भेजे जाने की मांग थी। तो यह स्वर्ण मंदिर में सेना भेजे जाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़े गर्व से अपनी किताब में लिखा है कि हमने पंजाब में सेना भेजे जाने की मांग, अमृतसर के मंदिर के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजे जाने की मांग की। और मैं कहीं और से नहीं ले रहा हूं, इसी किताब में बाकायदा फोटो लगा हुआ है जिसमें आडवाणी जी, वाजपेयी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता बैनर लेके हाथ में चल रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर में सेना भेजो। तो इन दंगों के लिए जो सिख नाराज थे, सिखों ने जिस नाराजगी के चलते इंदिरा गांधी की हत्या की, वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। अब कांग्रेस से सवाल तो सारे पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी से यह सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि आपने भी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन किया था, सेना भेजे जाने का समर्थन किया था। और ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। 1984 में आरएसएस की भूमिका को लेकर पूरा मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें ढेरों सबूत हैं कि वहां की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो लगातार सिखों के खिलाफ काम कर रही थी। अमृतसर में रेलवे स्टेशन के बाहर स्वर्ण मंदिर का एक ढांचा छोटा बनवाया गया था, उसके साथ खराब व्यवहार हुआ और क्या क्या हुआ। लेकिन वो सब अभी छोड़ दें, वो वीडियो अलग से है, आप देख सकते हैं। अगर वो सब अभी छोड़ दें तो आडवाणी जी अपनी जीवनी में, अपनी खुद की लिखी जीवनी में ये मानते हैं और ये बताते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को न केवल उन्होंने सहमति दी बल्कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सड़कों पर आई स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजे जाने के लिए।
तो क्या स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना भेजे जाने में आडवाणी जी का जो योगदान था उसके चलते उनको भारत रत्न मिला है? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आप सोचिएगा कि क्या स्वर्ण मंदिर में सेना भेजे जाने की आडवाणी की जो मांग थी वो ऐसी महत्वपूर्ण थी कि उसके लिए उनको भारत रत्न दिया गया? और जब 1984 के लिए सबकी बात होती है, सबके ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो आडवाणी जिन्होंने अपनी किताब में स्वीकार किया है कि वो सेना भेजे जाने के पक्ष में थे, उन पर बात क्यों नहीं होती है, यह भी सोचिएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। 84 के बाद 1991 आया, जो राम जन्मभूमि मंदिर का सारा मामला है, आप जानते हैं। उन्होंने रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा के बाद पूरे देश में दंगे हुए। फाइनली आडवाणी गिरफ्तार हुए, एक नेशनल हीरो की तरह उनको एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति में सफलता पाती गई। यह सफलता भी बड़ी मजेदार थी। 1995 में आप देखते हैं कि मायावती जी के साथ बाकायदा दो बार सरकारें बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, यह सारा कुछ आप जानते हैं। और आडवाणी जी को जो भारत रत्न मिला है, शायद इसी रथ यात्रा के चलते मिला है, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। और लेकिन यह जो योगदान है वो भारत के लिए नहीं है, यह योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जिसे 84 में 2 सीटें मिली थी, इस योगदान के बाद रथ यात्रा और रथ यात्रा के बाद हुए दंगों के बाद लगातार चुनावी सफलताएं प्राप्त करती जाती है। स्टेट्स में सरकारें बनती हैं और जगहों पर सरकारें बनती हैं और फाइनली आप देखते हैं कि वाजपेयी की सरकार सत्ता में आती है, जिसमें आडवाणी उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो यह एक योगदान हो सकता है, रथ यात्रा निकालना एक योगदान हो सकता है जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए। लेकिन इसके लिए 2 पुरस्कार हो सकते थे। भाजपा रत्न का पुरस्कार उनको दिया जा सकता था, भारतीय जनता पार्टी के रत्न है, किसी को कोई समस्या नहीं होती। और भारत रत्न का सम्मान दिया जा सकता था, क्योंकि रथ यात्रा के बाद इस देश में जो हुआ वो सिर्फ रक्तपात हुआ। थोड़ा आगे चलते हैं, 2005 तक चलते हैं। 2005 उनके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण समय था। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में वो गए हुए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनको आमंत्रण दिया था और पाकिस्तान में उन्होंने कराची में जिन्ना की मजार पर जिन्ना के कसीदे पढ़े। आपको याद होगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि अपने शुरुआती पन्नों में उन्होंने लिखा है कि जिन्ना वाज एन एनिग्मा टू मी। जिन्ना से उनको बड़ी दिक्कत थी, लेकिन कैसे वो झूठ लिख रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये जो दौर था 1942 का, जिस समय वो बताते हैं कि जिन्ना आए हुए थे भाषण देने के लिए सिंध में, कराची में, ये क्या दौर था? ये वो दौर था जब सिंध में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार चल रही थी। जब मुस्लिम लीग को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था सावरकर की हिंदू महासभा ने, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार ने बाकायदा एक प्रस्ताव निकाला था विभाजन के पक्ष में, और हिंदू महासभा इसमें खामोश रही थी, संसद छोड़कर भी बाहर नहीं गई थी। यानी विभाजन का ये जो प्रस्ताव मुस्लिम लीग का था, उसका अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू महासभा ने समर्थन किया, विरोध तो बिल्कुल नहीं किया। क्या आडवाणी कराची में रहते हुए ये नहीं जानते थे? फिर अपनी इस इतनी मोटी जीवनी में ये बात लिखने से वो कैसे रह गए, आप समझ सकते हैं। दरअसल हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, मुस्लिम लीग हो, यही वो संगठन थे जो लगातार सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करके देश में विभाजन का माहौल बना रहे थे। और इसीलिए जिन्ना से हिंदू महासभा की या फिर आरएसएस के लोगों की या आडवाणी की पुरानी मोहब्बत थी, जो शायद 2005 में जिन्ना के पाकिस्तान में आडवाणी गए थे, जिन्ना की मजार पर गए थे, तो वो मोहब्बत उभर के आ गई। बुढ़ापे में अक्सर पुरानी मोहब्बतें उभर के आती हैं। तो 2005 में जो 1942 से 47 तक की मोहब्बत थी, वो शायद उभर के आ गई और उन्होंने जिन्ना के कसीदे काट दिए। हालांकि अपनी किताब में वो लिखते हैं कि मैं तो जिन्ना का सिर्फ वो भाषण उद्धृत कर रहा था जो भाषण उन्होंने आजाद होने के बाद पाकिस्तान के अंदर दिया था, जिसमें सेकुलरिज्म और सबको साथ लेकर चलने की बात की थी। लेकिन आडवाणी जी, जब आप उस भाषण की याद कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं याद किया कि वो भाषण सिर्फ संसद में दिया गया और उसके बाद उसका पालन न तो जिन्ना ने किया और न जिन्ना के बाद आने वाले लोगों ने किया। ये बताना आप भूल गए। हिंदुस्तान के अंदर नेहरू पर तो पन्ने खर्च कर देते हैं आप। नेहरू की आलोचना करनी हो तो पूछिए मत, जगह जगह आलोचना मिल जाएगी, इंदिरा की आलोचना मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जाकर जिन्ना के खिलाफ नहीं बोल पाए आडवाणी, तारीफ करके रह गए और तारीफ का
असर यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी आलोचना शुरू हुई, और जब आलोचना शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी घिरने लगी, तो आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से बाकायदा इस्तीफा देना पड़ा। और वही भाषण जिन्ना के मजार पर की गई, जिन्ना की वही तारीफ आडवाणी जी को महंगी पड़ी, और उसके बाद आडवाणी जी का ग्राफ धीरे 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 गिरता चला गया। जब पिछला चुनाव हो रहा था, 2014 का जब चुनाव हो रहा था, उसके पहले आडवाणी जी ने बहुत हाथ पांव मारे कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री चुना जाए। उनके लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि उन चुनाव में उनको टिकट तो मिल गया, क्योंकि आडवाणी जी इतना सारा कुछ करने के बाद कभी भी जन नेता नहीं बन पाए, कभी भी उनका कोई पक्का चुनाव क्षेत्र नहीं बन पाया। आखिरी दौर में वो गांधीनगर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सहायता से गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। तो 2014 में तो खैर यह तय हो चुका था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनको राजनीति से किनारे कर दिया गया। और 2014 के बाद से धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया, मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक मंडल में वो चले गए, जो दरअसल दर्शक मंडल है, क्योंकि उसको मार्ग दिखाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कभी कभार उनकी फोटो आ जाती है, कभी कभार दयनीय फोटो आ जाती है, कभी कभार मुस्कुराती हुई फोटो आ जाती है। उनकी सेहत बहुत अच्छी है, उम्र भी काफी लंबी है। और मुझे लगता है कि इन चुनावों के पहले कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर एक जाति को साधने की, एक जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश की गई, जिसके तुरंत बाद नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया गया और आडवाणी जी को भारत रत्न देकर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो आडवाणी ग्रुप रहा है, जो हाशिए पर है, थोड़ा नाराज है, शिवराज सिंह चौहान किनारे हो गए, उधर जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, या इस तरह के कई सारे नेता जो आडवाणी जी के बड़े करीबी रहे थे, उनके ग्रुप के थे, वो थोड़े हाशिए पे नजर आ रहे थे। तो आडवाणी जी को सम्मान देकर उनको थोड़ा सा खुश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता कि आडवाणी जी को भारत रत्न देने का कहां से ख्याल आया, या आडवाणी जी की देश के निर्माण में या आजादी की लड़ाई में ऐसी क्या भूमिका रही है कि ये देश उनको अपना रत्न माने। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की कोई और वजह है, या फिर आपको याद आता है आडवाणी जी का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से उनको भारत रत्न दिया गया हो? अगर याद आता हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं। साथ में आप को अगर लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बातें सही है, तो इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मेरे बगल में जो एक कोड चल रहा है, बार कोड चल रहा है, उसको स्कैन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाकर हमें ताकत देकर हमारी आवाज को वो ताकत दे सकते हैं, जिससे हम सत्ता और कैमरे दोनों की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकें, सवाल पूछ सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।